Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का सफलता बैच में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास से हम सामाजिक अध्ययन विषय में ज्योग्राफी का पार्ट शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी संदर्भ में हमारी जो पहली यूनिट होगी ज्योग्राफी की, यूनिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी आई होप 6th यूनिट है। हाँ बिल्कुल, छठी यूनिट है और जिसका नाम है मौसम और जलवायु, है ना। जलवायु आपकी यूनिट का नाम है, तो मौसम के बारे में भी जानेंगे, जलवायु के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जलवायु का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं और बहुत कॉमन से टॉपिक है, यहाँ पर आपको पढ़ने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। अभी जैसे हिस्ट्री में आपको मज़ा तो आ रहा था, कहानी सुनते सुनते आप रिलेट भी कर रहे थे, याद भी कर पा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हिस्ट्री में कहाँ थी, सन को याद रखने में प्रॉब्लम थी, ठीक है। और उसका भी कुछ ना कुछ हल मैं जल्दी ही निकालूंगी। उसी के साथ दोस्तों, ज्योग्राफी में आपको सिर्फ सुनना और समझना है, यहाँ आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली कैसी भी। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जलवायु के बारे में। जलवायु क्या होती है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर आगे बात करेंगे आगे कौन सा चैप्टर आएगा। तो चलिए देखें। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जलवायु कौन कौन से शब्दों के मेल से बनी है। तो जलवायु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जल और दूसरा वायु, ठीक है। जलवायु दो शब्दों के मेल से बना है, जल जमा वायु। जल का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता और वायु का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी गैस है वो वायु में आएगी और वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को हम जल कहते हैं। तो आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया है। अगर आपसे पूछे जलवायु क्या है, आप बताएंगे जलवायु दो शब्दों के मेल से बना है, जल धन वायु। जल का शाब्दिक अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता और वायु का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित गैस। इतना भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। अब हम आगे जानेंगे दोस्तों, जलवायु और मौसम के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। आपकी यूनिट का नाम है जलवायु एवं मौसम। तो पहले एक बार मौसम की बात करेंगे, क्योंकि जलवायु का शाब्दिक अर्थ तो हम मोटा मोटा देख चुके हैं। अब पहले मौसम की बात करेंगे और मौसम की बात करने से पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर की बात मैं कर लूँ कि इस टॉपिक से आपका 2018 में भी 2019 में भी दोनों ईयर में क्वेश्चन बना है। तो इसको यानी हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है और यहाँ पर जल्दी भी क्वेश्चन बनता है और साथ के साथ ये ऐसा टॉपिक है कि आप बिल्कुल करके आएंगे, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचती क्वेश्चन को छोड़ करके आने की। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे मौसम के बारे में। मौसम क्या होता है, ठीक है। मौसम क्या होता है, जैसे आज बारिश का मौसम है तो क्या है मौसम का मतलब, ठीक है। तो किसी विशेष समय में वायुमंडल के ताप, वायु की दशा, गति और दाब, वायुमंडल में गर्मी के परिणाम और वर्षा इत्यादि के प्रभाव को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम का दोस्तों मतलब है कि किसी एक विशेष समय में, पूरा हमको एनालाइज नहीं करना। अगर हमें मौसम देखना है कि इस जगह का मौसम कैसा है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई उसी समय, जिस समय हमें मौसम देखना है उसी समय का वायुमंडल में तापमान कितना है, वायु की दिशा क्या है, ठीक है, गति क्या है, दाब क्या है और वायुमंडल में गर्मी के परिणाम और वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हम उसी विशेष समय में देख करके निश्चित करेंगे कि कैसा मौसम यहाँ इस समय चल रहा है, ठीक है। तो उसी विशेष समय में, हमें नहीं मतलब कि आज से 10 दिन पहले यहाँ क्या मौसम था, कैसा तापमान था, ठीक है। उसी विशेष समय हम देखेंगे जबकि बात कर रहे हैं उस समय जो भी तापमान होगा, जो भी वायु की दिशा, दाब, गति होगी, वायुमंडल में उपस्थित गर्मी होगी, ठीक है, वर्षा होगी, तो हम उसी को देख करके बताएंगे कि यहाँ कौन सा मौसम है। अब इसी के साथ दोस्तों आप जानते हैं कि मौसम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से समय समय पर मौसम बदलता रहता है। तो उनको हम कहते हैं मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, जिनके कारणवश क्या हो, मौसम समय समय पर बदलता रहे।
तो दोस्तों सबसे पहला है पृथ्वी का परिक्रमण काल। पृथ्वी का परिक्रमण मौसम के बदलने का एक कारक होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण कारक होता है। और ये यहाँ आपके पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर में, कि पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, या दोनों में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझना है कि अगर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, मौसम प्रभावित होता है, ना कि जलवायु। परिक्रमण का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी का अपनी धुरी पर ही घूमना, ठीक है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर ही घूमना। क्योंकि आप जानते हैं एक तो क्या करती है पृथ्वी, सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं परिभ्रमण। और परिक्रमण क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, अपने अक्ष पर भी तो घूमती है, जिसके कारण बस दिनों रात होते हैं। ये तो आप लोग पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब समझ लीजिए। देखिए परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अलग अलग है। परिभ्रमण का मतलब होता है कि जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वो कहलाता है परिभ्रमण। लेकिन जब खुद अपने अक्ष पर वो घूमती है, जिसके कारण से दिन और रात होते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिक्रमण। और परिक्रमण के कारण ही क्या होगा, मौसम को प्रभावित करने वाला ये कारक होगा, क्योंकि उससे दिन और रात होते हैं, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, मौसम को प्रभावित करने वाला ये एक मुख्य कारक होगा। इसके साथ साथ दोस्तों तापमान भी मौसम को प्रभावित करने वाला कारक है। क्यों है, क्योंकि भाई इसी से तो डिसाइड करेंगे मौसम कैसा है वहाँ, है ना। अगर तापमान ज़्यादा है तो गर्मी है, तापमान कम है तो सर्दी है, या फिर इसी तरीके से आज इतने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है तो वो क्या मौसम में प्रभाव डालेगा, तो बिल्कुल डालेगा, ठीक है, मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। इसके साथ हवा का दाब कितना है, ये भी, हवा का दाब भी क्या करता है, मौसम को प्रभावित करता है। कोहरा है, पाला पड़ रहा है, ये सब भी मौसम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसी के साथ वायु की दिशा, है ना, और वायु की गति, आपेक्षित आर्द्रता कहते हैं उस समय नमी जो होती है आपके वातावरण में, आर्द्रता उसको बोलते हैं, ठीक है। ओलावृष्टि हो रही है या वर्षा हो रही है, ये सभी ऐसे कारक हैं दोस्तों जो मौसम को प्रभावित करते हैं। इनमें से 5 आप बिल्कुल डेफिनेटली याद रखें। सबसे पहला तो आपको पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, के कर लीजिएगा यहाँ, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण भी क्या होता है, मौसम प्रभावित होता है। क्लियर, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही पूछ लिया था एमसीक्यू में आपसे कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, तो मौसम में परिवर्तन होता है। वायु की दिशा बदलने के से क्या होगा, मौसम में परिवर्तन। वायु की गति बदलने से मौसम पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। ओलावृष्टि होने से या वर्षा आने से मौसम पर प्रभाव पड़ेगा। कोहरा पड़ने से, पाला पड़ने से, इनसे भी मौसम पर प्रभाव पड़ता है। तापमान के घटने बढ़ने पर भी मौसम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी कैसे कारक हो गए, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब मौसम को इंग्लिश में हम वेदर कहते हैं। क्लियर, तो ये बहुत अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया। मौसम का चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर इन द सेंस मौसम के बारे में जो जानकारी थी वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मौसम क्या है और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, मेरे ख्याल में अब कोई आप में से नहीं छोड़ने वाला, आप इसके नोट्स जरूर अपने नोटबुक में बनाएं, ठीक है। इनमें से 5 आपको कारक बिल्कुल डेफिनेटली याद होने चाहिए। मौसम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं ये जलवायु में काम नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ आपको मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बाकी क्लासेस में मैं आपको बताती हूँ कि इसके ये पॉइंट्स दूसरे टॉपिक में भी काम आ जाते हैं, लेकिन ये आपको अलग से ही करना पड़ेगा, ठीक है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक अलग है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अलग होंगे। तो ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कौन से मौसम वाले हैं, कौन से जलवायु वाले हैं। अब चलिए देखेंगे दोस्तों हम कि जलवायु क्या है, जलवायु को हम कैसे समझेंगे। तो एक तो हमने यही परिभाषा बना दी उसकी कि जलवायु 2 शब्दों के मेल से बना होता है, जल धन वायु, है ना। जल का मतलब क्या है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, और वायु का क्या मतलब होता है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जलवायु को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे।
जैसे यहाँ क्या बताया गया है कि जलवायु को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे अंग्रेजी भाषा में, क्लाइमेट कहेंगे। और जो क्लाइमेट शब्द है ये ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना होता है। क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है झुकाव या ढाल। क्लियर? तो इतना लिख देंगे तो पूरा एग्जामिनर फूला नहीं समाएगा अगर आपने इन दोनों, पहले तो जल वायु दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है, ये आपने उसका अर्थ बता दिया। साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि जलवायु क्या है, अंग्रेजी भाषा का के क्लाइमेट, अंग्रेजी भाषा में क्लाइमेट कहते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के क्लाइमेट शब्द से बना है, जिसको ग्रीक भाषा में क्लाइमा कहते हैं। और क्लाइमा का अर्थ क्या होता है, झुकाव या ढाल होता है। बहुत बढ़िया से समझ में आया। इसके बाद दोस्तों, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जब कोई एक मौसम बना रहता है तो उसे उस स्थान की क्या कह देते हैं, जलवायु कह देते हैं। यहाँ पर विशेष समय की बात नहीं की गई है। जब हमने मौसम के बारे में जाना था तो वो विशेष समय की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ लंबे समय की बात कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र में जब लंबे समय तक कोई मौसम बना रहता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, वहाँ की जलवायु कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है भारत की। ये आप याद रखेंगे, ये आपको अलग से भी पूछ सकता है ये आपसे कि भारत की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगर उष्ण कटिबंधीय ना मिले आपको ऑप्शन में, मानसूनी जलवायु दिख जाए तो आप मानसूनी जलवायु टिक कर देंगे। अगर खाली उष्ण कटिबंधीय दिख जाए, मानसूनी ना दिखे तो उष्ण कटिबंधीय टिक करेंगे। तो यानी ये इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जब भारत की जलवायु आपसे पूछ रहा हो एग्जामिनर, क्योंकि यहाँ क्या होता है, ज्यादातर समय गर्मी का अनुभव किया जा सकता है, ज्यादातर समय गर्मी का अनुभव किया जा सकता है, गर्मी पड़ती है। इसी वजह से भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपको दोनों में अंतर समझ में आया, मौसम और जलवायु में? अगर नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब हम अंतर भी जानेंगे, है ना, दोनों के बीच में बहुत अच्छे से। लेकिन मतलब तो समझ में आ गया होगा इतना, है ना। ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं अभी नहीं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि अभी अभी हमने टॉपिक की शुरुआत की है। अभी सिर्फ मैं इतना एक्सपेक्ट आपसे कर रही हूँ कि आपने मौसम का अर्थ समझ लिया बहुत अच्छे से, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक आपने समझ लिए, आपने जलवायु का अर्थ समझ लिया, और जलवायु और मौसम से अब आपसे यहाँ से इनके अर्थ से या क्या होता है इतना पूछ ली जाए, प्रभावित करने वाले कारक पूछ लिए जाए तो आप मार नहीं खाएंगे। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी अब हम देखेंगे। मौसम के हमने देख लिए थे, तो चलिए देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है दोस्तों अक्षांशीय स्थिति, यानी कितने अक्षांश पर स्थित है वो स्थान जहां हम जलवायु देखने वाले हैं। अगर हम किसी एक विशेष देश की जलवायु देखने वाले हैं, ठीक है, और बात करें वो कितने अक्षांश पर स्थित है, ये भी मैटर करता है उसकी जलवायु को डिसाइड करने के लिए कि वो कितने अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश तो आप जानते होंगे कि जैसे ग्लोब होता है, ठीक है, ग्लोब होता है, इस पर देशांतर रेखाएं खिंची होती है कुछ, और कुछ इस पर ऐसे अक्षांश से रेखाएं खिंची होती है ना। आगे इन अक्षांश और देशांतर के बारे में आपका टॉपिक आएगा, तब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो जैसे आपने देखा होगा भारत जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर, यहाँ 23.5 आपका उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्व अक्षांश पर स्थित है, या ऐसे कह सकते हैं इधर यहाँ कहीं स्थित है आपका भारत। तो ये भी मैटर करता है कि वो कितने अक्षांश पर स्थित है, उसकी जलवायु को प्रभावित करने में किसका, अक्षांशीय स्थिति का भी रोल होता है। तो पहला तो क्या होगा, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है ये भी उसके जलवायु को प्रभावित करेगा, बिल्कुल। तो दोस्तों सी लेवल कितना है वहाँ का, ये बहुत प्रभाव डालता है जलवायु पर भी। अगर किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, उसका अलग जलवायु होगी, और धरातल से आप कह सकते हैं कि अगर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कम है, ठीक है, वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। तो
तो बिल्कुल इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भी अगर समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने और कम होने के साथ साथ आप जानते हैं तापमान भी घटता बढ़ता रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी क्या होगा, वायु हल्की होती जाएगी और ऊपर की वायु में दबाव होने के कारण नीचे की वायु को अधिक आप कह सकते हैं घनी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है वह उतना ही ठंडा हो जाता है, जितना समुद्र तल से जितना भी ऊंचा होगा उतना ही ठंडा क्षेत्र वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वत होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ठंड रहती है क्योंकि वो ऊंचाई पर होते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा ऊपर होता जाएगा उतना ज़्यादा ठंडा मौसम होता जाएगा, जो लगातार क्या होगा, जलवायु को प्रभावित करेगा। उसके बाद तीसरा आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, पर्वतों की दिशा। ये क्या है, पर्वतों की दिशा कैसे प्रभावित करती है, यानी डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन्स कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों, हवाएं तापमान के कारण प्रभावित होती है और पर्वतों की दिशा तापमान को प्रभावित करके क्या करती है, जलवायु को भी प्रभावित करती है। जैसे अगर बात करें, हिमालय पर्वत क्या है, शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर से आने वाली जितनी भी ठंडी हवाएं होती है उनको भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिस वजह से भारत में ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ती, है ना। हिमालय क्या करेगा, पश्चिमी घाट के कारण ही जो है आर्द्र भूमि वाला देश बन जाता है भारत। और ये पर्वत भी निर्भर करते हैं कि भाई पर्वत है तो जो दूसरी तरफ से आने वाली, अगर आप मान लीजिए कि पर्वत की दूसरी तरफ से कोई ठंडी हवाएं आ रही है, ठीक है, उसको रोकता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जलवायु भी प्रभावित होती है। उसकी अगर बात करें सागरीय प्रभाव, सागर का होने का क्या प्रभाव पड़ता है अगर आसपास सागर है। सागरीय या समुद्री प्रभाव की अगर बात करें दोस्तों, समुद्र के या सागर के जितना नज़दीक कोई क्षेत्र होगा वहाँ उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी, वहाँ उतनी ज़्यादा ठंडा आपको आप कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा ठंड वहाँ पर होगी। तो ये भी आपको जलवायु पर प्रभाव डालने वाला मिलेगा, क्योंकि ये लंबे समय तक बना रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज सागर यहाँ है कल दूसरी जगह होगा, नहीं, वो बना रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जलवायु को प्रभावित भी वो करेगा। उसके बाद पवनों की दिशा आप देख पा रहे हैं, यहाँ चौथा और पांचवा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, पवन की दिशा ये भी प्रभावित करता है, विंड डायरेक्शन भी प्रभावित करती है जलवायु को। ठीक है, बिल्कुल, जहाँ ठंडी हवाएं चलती है वहाँ की जलवायु अलग होगी, जहाँ गर्म हवाएं चलती है वहाँ की जलवायु अलग होगी। ठीक है, इसी तरीके से वायुमंडलीय दाब प्रभावित करता है और जल स्थल वितरण प्रभावित करता है कि वहाँ पर जल का कितना क्षेत्र है और स्थल का कितना क्षेत्र है, ये भी प्रभाव डालता है। और धरातलीय बनावट कैसी है ये भी इस पर प्रभाव डालेगा। तो यानी कुल मिला के आप इनमें से कोई भी 5 जो आपको आसान लगे, जो आप याद रख पाएँ, उन 5 को आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में। ठीक है, पहला मैंने आपको क्या बताया, अक्षांशीय स्थिति, कितने अक्षांश पर स्थित है, जो अक्षांश पर स्थिति होती है ये भी प्रभाव डालती है जलवायु को, जलवायु के परिवर्तन में या जलवायु पर। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। पर्वतों की दिशा ये प्रभावित करेगा जलवायु को। सागरीय प्रभाव डालेगा जलवायु पर। धरातलीय बनावट, ठीक है, जल स्थल का वितरण और वायुमंडलीय दाब, इसके साथ साथ पवन की दिशा। अब यहाँ दोस्तों जितना हमने सीखा वो उसी से क्वेश्चन बने हैं। अभी हमने सिर्फ कितना सीखा कि भाई हमने मौसम और जलवायु के बारे में बात कर ली और दोनों को प्रभावित करने वाले कारक देखे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एमसीक्यूज है आपके सामने। मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है किसको? तापमान को, जलवायु को, वायुदाब को, या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा सा यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि मानवीय सभ्यता के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है इन चारों में से? आपको बताना है इसका सही जवाब। चलिए इसको मैं बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है इसको आप कभी गलत कर जाएं और वो गलत ही रहे फिर। तो इसका क्या होगा, सही जवाब जलवायु होगा। ठीक है, जलवायु जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है मानवीय सभ्यता के विकास में। ठीक है, जलवायु का मतलब है जो लंबे समय तक एक ही तरह का जहाँ पर स्थिति बनी रहती है उसको हम जलवायु कह देते हैं। दोस्तों, जलवायु के कारण ही आप देख पाएंगे कि जो
फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जलवायु अलग है। किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल ले लीजिए, इंडोनेशिया, तो वहाँ पर कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि कैसे लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर होगा इनका, है ना। और बिल्कुल इस तरीके से देखिए जलवायु का प्रभाव पड़ता है। अगर बात कर ले दोस्तों किसी ऐसे स्थान की जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, ठीक है, वो गर्मी के मौसम में नहीं रह पाते अगर भारत में आ जाते हैं तो, और वो बहुत ज़्यादा गोरे मिलेंगे आपको, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी मिलेगी, ठीक है। तो ये जलवायु के प्रभाव के कारण ही होता है, और मानवीय सभ्यता का विकास सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है? जलवायु पर। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल की जो अल्पकालीन दशा है, ठीक है, अल्पकालीन पूछा गया है। अल्पकालीन का मतलब इतना तो आप बिल्कुल समझते होंगे, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं आप है, ये बिल्कुल मैं सोच के चलूंगी कि आपको पता है। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए भाई, तो कम समय की जो दशा होती है वायुमंडल की, वो उसको हम क्या कहते हैं? जलवायु, ऋतु, मौसम या उपयुक्त सभी। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा आप इसका, देखती हूँ कितना सही कर पाते हैं। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अभी मैंने बताया था, आप लोग आंसर करेंगे। जलवायु में जल शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, जलवायु में जब हमने जल जमा वायु दो शब्दों के मेल से बना है, मैंने आपको बताया, तो उसमें जल का क्या अर्थ होगा, ये आपको इन चारों ऑप्शंस में से चुनना है। वायुमंडलीय आर्द्रता या वर्षा या सतही जल या भूमिगत जल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसको साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता चल गया कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और यहाँ और भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, जहाँ से मुझे जितना क्वेश्चन मिलते हैं जिस टाइप के, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर इंक्लूड करती हुई चलूँ। यहाँ दोस्तों और भी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? ठीक है, ये 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें सही ऑप्शन क्या होगा? समुद्री धाराएं, हवा की दिशा, भूमि का ढाल या ये सभी। तो आप बताएंगे इसका जवाब। दूसरा है, या फिर ऐसा करूंगी जब कल की क्लास होगी तो मैं इन क्वेश्चंस को पहले एक बार करा दूंगी अगर आप गलती करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री धाराएं जलवायु को प्रभावित करती है, कैसे? समुद्री जलधाराएं जलवायु को प्रभावित कैसे करेगी? उसको ठंडा कर देगी या गर्म कर देगी, या ठंडा अथवा गर्म दोनों कर सकती है, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो ये दूसरा आंसर आप करेंगे। तीसरा है, जो ढालू भाग की जलवायु होती है वो कैसी होगी? जो ढलान पर होते हैं, ठीक है, ढालू भाग की जलवायु कैसी होगी? अधिक गर्म होगी, अधिक ठंडी होगी, या कभी गर्म और कभी ठंडी होगी, या इनमें से कोई नहीं। इसके साथ अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैं बता चुकी हूँ आपको। भारत की जलवायु को कहा जाता है मानसूनी जलवायु, भारतीय जलवायु, या सिर्फ जलवायु, या इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसमी, या बी जलवायु, या वर्षा, या ऋतु। देखते हैं कौन सही कर पाएगा। तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। बाकी अगर एक बार हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना चाहे तो यहाँ मैं आपको एक बार डिफरेंस बता देती हूँ मौसम और जलवायु के बीच में। तो चलिए दोस्तों दोनों के बीच में डिफरेंस जाने। सबसे पहले मैं इधर कर लेती हूँ, यहाँ लिखती हूँ मौसम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेदर कहेंगे। इधर हम क्या करेंगे? जलवायु के बारे में लिखेंगे। जलवायु को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके अब इन दोनों के बीच में हम दोनों डिफरेंस जानने वाले हैं, मौसम और जलवायु के बीच में क्या क्या अंतर होने वाला है। पहला अंतर क्या है? मौसम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हमने जाना था मौसम क्या होता है, किसी एक निश्चित समय पर, ठीक है, एक निश्चित समय पर जो वायुमंडल की स्थिति होती है उसको हम मौसम कहते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय पर। जलवायु की अगर बात करें, जलवायु क्या होगी? तो ये होती है एक लंबे समय तक मौसम की जो स्थितियां होती है, एक लंबे समय तक उसको जलवायु कहेंगे, ठीक है। लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है या जो मौसम की घटनाएं होती है तो उनको हम क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे।
दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होगा, मौसम समय समय पर और स्थान स्थान पर क्या होगा, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, मौसम क्या होता है, समय समय पर और स्थान स्थान पर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भी आपको क्या मिलेगा, परिवर्तित मिलेगा। ठीक है, क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, होता रहता है। जलवायु की अगर बात करें, जलवायु क्या होती है, लगभग स्थायी रहती है। जलवायु लगभग कैसी रहती है, स्थायी रहती है, लंबे समय तक। ठीक है, स्थायी रहती है, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जलवायु लगभग स्थायी रहती है। तीसरा डिफरेंस अगर बात करें दोनों के बीच में, तीसरा अंतर क्या है, तो एक ही स्थान पर मौसम जो है वो सुबह से शाम तक कई बार बदल सकता है ना। जलवायु एक स्थान में लगभग एक ही प्रकार की बनी रहती है। और इसके उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे तापमान, वर्षा, हवाएं आदि मिलकर के मौसम की संरचना करते हैं, उसको प्रभाव डालते हैं। लेकिन जलवायु की अगर बात करें, उसको प्रभावित करने वाले कारक आप यहाँ लिख दीजिएगा और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक आप यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये दोनों आपको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेंगे मौसम और जलवायु को, अगर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 4 तो आप लिख दीजिएगा डिफरेंस जो मैंने आपको बोल के बताए हैं, और एक एक दोनों में एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो ये काफ़ी होगा आपसे अगर 2 नंबर में भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपकी 6th यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अगली यूनिट शुरुआत होगी और अगली यूनिट में हम जानने वाले हैं दोस्तों भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उनकी बनावट, जनजीवन और कृषि उद्योग धंधे, उनके प्रमुख राज्य और वहाँ के नगर कौन कौन से हैं। प्रमुख नगर के बारे में यहाँ हम इस वाले यूनिट में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले भारत के प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं उसकी बात करेंगे, फिर एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत मज़ा आपको इस यूनिट में आने वाला है क्योंकि चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को प्रमुख रूप से 3 इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है, जो प्राकृतिक प्रदेश है भारत के, उनको 3 इकाइयों में बांटा गया है। पहला क्या है, हिमालय तथा उससे संबंधित पहाड़ों का समूह। ठीक है, हिमालय और उससे संबंधित पहाड़ों का समूह। दूसरा क्या होगा, सिंधु और गंगा के मैदान। और तीसरा क्या होगा, प्रायद्वीपीय भाग या प्रायद्वीप भाग। तो ये 3 प्रकार से हम 3 इकाइयों में बांटते हैं भारत के किसको, प्राकृतिक प्रदेशों को। पहला किसके, हिमालय और उससे संबंधित पहाड़ समूह। दूसरा है सिंधु और गंगा के मैदान। तीसरा होता है प्रायद्वीप भाग। अब दोस्तों अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे ये मान करके चलिए आप, ये हमारे भारत देश का मैप है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये भारत का आपका क्या है, मैप है। तो सबसे ऊपर यहाँ क्या स्थित है, यहाँ आप जानते हैं हिमालय और उससे संबंधित पहाड़ यहाँ सबसे ऊपर स्थित है। ठीक है, बीच में आएंगे तो यहाँ आपको सिंधु गंगा नदी का तंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, इनसे संबंधित मैदान देखने को मिलेंगे। और जो नीचे का हिस्सा है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जिसके तीनों तरफ यहाँ क्या है, पानी है। तो जिस स्थल के तीनों तरफ पानी हो, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसको कहेंगे हमारा भारत का प्रायद्वीप भाग, क्योंकि ये तीनों ओर से क्या होता है, जल से घिरा होता है। तो तीनों ओर से जल से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपको समझ में आया, सबसे ऊपर यहाँ हिमालय और उससे संबंधित पहाड़ है। ठीक है, यहाँ गंगा और सिंधु के मैदान है। यहाँ क्या है, प्रायद्वीप भाग कहलाता है ये भारत का। तो इस तरह से हमने भारत को प्राकृतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 3 इकाइयों में बांटा है। अब चलिए जानते हैं सबसे पहले दोस्तों भारत के बारे में जो प्रमुख बातें हैं आपको जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भारत की बात की गई है, तो अपने देश के बारे में, हमारे देश की स्थिति क्या है, ठीक है, उत्तर में क्या स्थित है, हमारे देश के दक्षिण में क्या स्थित है, पूरी जानकारी हम अब लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भारत की अगर स्थिति की बात करें, भारत कहाँ स्थित है, तो भारत सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित है और एशिया के भी कहाँ, दक्षिण में स्थित है। तो ये भारत की स्थिति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत किस
किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है, तो भारत के उत्तरी भाग में क्या है? हिमालय है। मैंने आपको बताया ना, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, इधर क्या है? पश्चिम है, और ये ऊपर क्या है? उत्तर है, और नीचे क्या बोलते हैं इधर? ये दक्षिण है। ये दिशाएं हैं। अब इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ ताकि आपको देखने में इसको यहाँ पर आसानी रहे कि किधर मैं क्या आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक, ये तो पूरा ही चला गया। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से बना लेते हैं। ऐसा था ना, थोड़ा ऐसा था। तो यहाँ आप देखेंगे भारत के उत्तर में, उत्तर यानी यहाँ पर, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। बिल्कुल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर स्थित है, लद्दाख स्थित है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्थित है ऊपर की तरफ। तो यहाँ क्या है? आपका हिमालय पर्वत स्थित है। अगर बात करें दक्षिण में, तो नीचे आ जाइए। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? यहाँ पर ये आपका हिंद महासागर है। ठीक है, जो यहाँ जल का हिस्सा है दक्षिण में, ये हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में क्या है? तो यहाँ पूर्व हिस्से में बात करें तो यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्वी हिस्से में क्या है? यहाँ बंगाल की खाड़ी स्थित है। और भारत के पश्चिम में अगर बात करें तो यहाँ पश्चिम में क्या है? भारत के पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार हम ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, इधर क्या है? पश्चिम है। तो उत्तर में क्या स्थित है? इसको थोड़ा सा अलग अलग से लिखेंगे। यहाँ क्या है? आपका हिमालय। उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय। दक्षिण में क्या स्थित होगा? आपका हिंद महासागर। बहुत तेज बारिश हो रही है आज। तो दक्षिण में क्या स्थित है? हिंद महासागर। पूर्व में अगर बात करें तो यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। और इधर पश्चिम में अगर बात करें तो इधर क्या है? आपका अरब सागर स्थित है। क्या है? अरब सागर स्थित है। आगे हम मैप की हेल्प से भी देखेंगे, तो ये थोड़ा सा एक बार आपको डायरेक्शंस का थोड़ा सा यहाँ पता चल जाए। अगर आपको नहीं पता है, उसके लिए मैंने ये बनाया है। तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, हिमालय कहाँ है? उत्तर में, और दक्षिण में कहाँ है? हिंद महासागर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हिंद महासागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आप बताएंगे दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ मैं जोर दे रही थी कि यहाँ आपसे कैसे भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं भारत की स्थिति को लेकर के। अब दोस्तों भारत के क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? इतना भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे 3287,263। ठीक है, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है हमारे भारत देश का। कितना है क्षेत्रफल? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व का 2.4% है। और विश्व में जो भारत की अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें कि भारत कौन से नंबर पर आता है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? रूस आता है। रूस सबसे बड़ा है, जिसका स्थलीय भूमि सबसे ज़्यादा बड़ी है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो रूस का है। और भारत किस नंबर पर आएगा? 7वें नंबर पे आएगा। क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व का कितना प्रतिशत भाग है ये 2.4% है। ठीक है, विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है, जो कितना है? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें। आगे बढ़े तो भारत की सीमा की अगर बात करते हैं। ठीक है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कैसे करेंगे?
बहुत आसान है, आप घबराए ना इन नंबर्स को देख करके। जब आप एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक बार में तो देखिए कुछ भी याद नहीं होता है, ठीक है। आपको जब उससे 2 से 3 बार आप उसका रिवीजन करते हैं, खास करके इस तरह के नंबर्स का कि उसकी स्थलीय सीमा कितनी है, इनमें आपको अगर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है तो आपको 2 से 3 बार रिवीजन इसका ज़रूर करना पड़ेगा। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी होती है दोस्तों? 15,200 होती है, यानी 15,200 किलोमीटर होती है आपकी भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जैसे देखिए, ये हमारा यहाँ आप ऊपर इमेज में देख रहे हैं, जहाँ मैं अपने इंडिया का मैप बना रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे कर करके, ये थोड़ा ऐसे करके ये हमारा हो जाता है हमारे देश का मैप, कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं इस पोर्शन को, तो ये ऐसे है। ये हमारे भारत देश का क्या है, मैप है, मान करके चलिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। तो अब बात करें दोस्तों स्थलीय सीमा कौन सी होगी, ठीक है। स्थलीय सीमा हम किसे कह रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से लेकर के शुरुआत करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, इधर म्यांमार पड़ता है, आप लोग जानते हैं, है ना। ऊपर यहाँ चाइना होगा, यहाँ अफगानिस्तान होगा, इधर पाकिस्तान होगा। तो ये जो स्थलीय सीमा होती है ये वाली, ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रायद्वीप भाग है भारत का, ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ से लेकर के और ये इतनी क्या कहलाएगी, भारत की जलीय सीमा कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जल से लगी हुई है। और इधर कहाँ से लगी हुई थी, इधर स्थल से लगी हुई थी, ये जलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपसे पूछी जाए कुल जलीय सीमा कितनी है, तो तब आप क्या बताएंगे? देखिए आप अगर आपसे कुल जलीय सीमा पूछ ली जाए तब आप क्या बताएंगे? आपको पता है कि यहाँ हमारे छोटे छोटे द्वीप भी स्थित है ना, छोटे छोटे द्वीप स्थित है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, इधर दादर नगर हवेली हो गई। तो ये छोटे छोटे द्वीप है, ये भी तो हमारे भारत के ही हिस्से है। तो इनको भी तो, अगर इनकी भी यहाँ पर हम सीमाएं जोड़ ले जल की, तो कुल अगर आपसे पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे? 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों को मिला करके क्या होती है भारत की जलीय सीमा। कुल अगर आपसे पूछी जाए तो आप इतनी बताएंगे। अगर खाली ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो आप तब 6100 किलोमीटर ही जवाब देंगे। और स्थलीय सीमा पूछी है तो ये तो आपको सिंपल सा है, 15,200 याद रखना है, 15,200 किलोमीटर यानी 15,200 किलोमीटर। जलीय पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, और अगर कुल जलीय सीमा पूछ ले तो तब आपका आंसर बदल जाएगा, तब आप लिखेंगे 7,516.6 किलोमीटर, अगर द्वीपों को मिला करके वो पूछता है। तो स्थलीय सीमा कौन सी है, जलीय सीमा कौन सी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि भारत की स्थलीय सीमा को छूने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इनको हम याद करेंगे ट्रिक से, ठीक है। इनको हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। मैंने आपको बहुत आसान बनाने की कोशिश की है हर चीज़ों को। जहाँ मुझे पॉसिबल लगा ट्रिक बनाना, वहाँ मैंने साथ के साथ बना दी। जहाँ थोड़ा सा अभी बाकी है, वहाँ मैं आगे आगे जैसे जैसे मैं आपकी क्लासेस का पोर्शन ख़त्म करती जाऊँगी, मैं फ्री फील करती रहूँगी, तो वैसे वैसे नए नए एक्सपेरिमेंट आपके साथ मैं करती जाऊँगी, ठीक है। और बाकी टॉपिक्स की भी ट्रिक प्रोवाइड कराने में। तो यहाँ क्या है दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा को छूने वाले पड़ोसी देश। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? अगर इनकी संख्या की बात कर ले तो यहाँ भारत की जो सीमा को छूने वाले पड़ोसी देश है वो कितने हैं? हमारे 7 देश है, ठीक है। कौन कौन से? स्थलीय सीमा को छूने वाले। वैसे तो हमारे पड़ोसी देश 8 है, क्योंकि इधर नीचे आपने देखा होगा श्रीलंका भी है। अगर खाली ये पूछा जाए भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 8 है। अगर स्थलीय सीमा को छूने वाले पूछे तो 7 है, क्योंकि फिर नीचे जो आप जानते हैं क्या बोलते हैं, श्रीलंका, श्रीलंका से हमारी स्थलीय सीमा टच नहीं है, बीच में समुद्र है, ठीक है। हमारे और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, समुद्र आ जाता है। वैसे तो पड़ोसी देश है, लेकिन स्थलीय सीमा उसके साथ नहीं लगती, इसलिए यहाँ पर 7 होंगे हमारे स्थलीय सीमा को छूने वाले देश। कौन कौन से है वो 7?
तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे बचपन में MBA, बचपन में MBA किया, ठीक है, बचपन में MBA, ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है और आपको सातों के सातों देशों के नाम हो जाएंगे जिन जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। जैसे देखते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, बचपन, तो बचपन को अलग अलग तोड़ दीजिए, ठीक है। अब ब से क्या बनेगा, यहाँ देखिए ब से क्या बना, बांग्लादेश। उसके बाद क्या आया, च से क्या बना, चीन। फिर उसके बाद क्या आया, प से क्या बना है यहाँ, पाकिस्तान। फिर लास्ट में क्या है, न से क्या बनेगा, नेपाल। फिर में साइलेंट रहने वाला है, में से कुछ नहीं यहाँ बनेगा। उसके बाद M देखिए यहाँ, ठीक है, MBA, तो MBA लिख लिया आपने इस तरफ ऐसे। M से क्या मतलब है, म्यांमार। B से क्या है, भूटान। और A से क्या है, अफगानिस्तान। तो ये आपके कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7, ये कुल मिलाकर के आपके 7 देश हो गए हैं जिनकी क्या है, स्थलीय सीमा भारत के साथ क्या करती है, टच करती है, भारत को छूती है। तो भारत को छूने वाले स्थलीय देशों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। और 7 के साथ साथ आपको ये भी याद हो गया कि कौन कौन सी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले आपके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो आप 1 सेकंड नहीं लगाएंगे बताने में, आप तुरंत अपने मन में सोचेंगे बचपन में MBA। तो ब से क्या बना, बांग्लादेश। च से चाइना। प से पाकिस्तान। न से नेपाल। M से क्या बनेगा, म्यांमार, ठीक है, MBA। B से भूटान। A से अफगानिस्तान, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से आपको क्लियर याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों थोड़ा सा एडिशनल मैं इसको बता करके चलूँगी, बाई चांस अगर डीप क्वेश्चन बना तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब वो डीप क्या है, देखिए आपसे बस इतना पूछा जाता है कि किस देश की स्थलीय सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ऑप्शंस में अगर बात करूँ, अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों के नाम लिखे, तो तब आपको ये नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अपने एग्जामिनर के सामने मत लिख देना ये ट्रिक, कभी उसको भी बताए कि हमने ऐसे पढ़ा है, ना ना, ये आपके अपने मन में याद रखने के लिए है। ज़्यादा करोगे अपने पेपर पे लिख करके इसको समझ लेना कि ब से क्या बनेगा, च से क्या बनेगा। कभी आप अपनी पेपर में लिख करके आए, ऐसा काम मत करना बिल्कुल भी। आप लोग पूछते हैं कई बार कि मैम ये ट्रिक हम अपनी आंसर बुकलेट में भी लिख सकते हैं क्या, ना वहाँ नहीं लिख सकते आप बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये ट्रिक आपके अपने लिए है, एग्जामिनर को दिखाने के लिए नहीं कि आपने ट्रिक से याद किया है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इन 7 देशों में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है जो भारत से लगती है, तो वो किसकी है, बांग्लादेश की है, ठीक है। 4096 किलोमीटर सीमा जो है भारत की वो बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी भारत की सीमा से सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है, बांग्लादेश की। इसके साथ साथ हम सबसे छोटी भी देख ले तो क्या बुराई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की, जो सबसे बाद में आया, ठीक है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सिर्फ लगती है, जो कि इधर लद्दाख वाले एरिया से टच करेगी। अभी तो लद्दाख अलग हो गया है ना जम्मू कश्मीर से, तो लद्दाख वाले एरिया से टच करती है अफगानिस्तान। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। और आजकल तो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान पर किसका राज हो गया है, ठीक है, तालिबान बहुत अत्याचार कर रहा है वहाँ। आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में, या न्यूज़ देखते होंगे आप, तो वहाँ देख रहे होंगे आप, तालिबान का कहर है पूरा, ठीक है। तो 106 किलोमीटर लगती है भारत के साथ भी अफगानिस्तान की सीमा। तो ये भी इसका पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा को छूने वाला। क्लियर हुआ आपको सभी को बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगेगी, बांग्लादेश की, कितनी, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी लगेगी, अफगानिस्तान की, कितनी, 106 किलोमीटर। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर याद हो गया हो तो हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ जाए बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ हम देखने वाले हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है, भारत के सबसे उत्तर में क्या स्थित है, भारत के दक्षिण में सबसे क्या स्थित है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हिमालय और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर एक बार आपको बताना चाहूँगी। तो भारत के उत्तर में यहाँ क्या स्थित है आप बताएंगे, चलिए आप बताइए यहाँ क्या स्थित है, भारत के उत्तर में क्या स्थित है। भारत के दक्षिण में यहाँ क्या स्थित है, ठीक है, भारत के दक्षिण में क्या स्थित है। भारत के पूर्वी एरिया में यानी इधर
यहाँ क्या स्थित है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने 3 से 4 बार वो रिपीट किया है। और इधर बात करें भारत के पश्चिम में यहाँ क्या स्थित है, ठीक है, तो बताइए। अब आंसर करेंगे आप सभी लोग कमेंट में बहुत बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों हम ये देखें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी सबसे लास्ट में, यहाँ भारत के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर क्या पड़ता है, कन्याकुमारी पड़ता है, ठीक है। आपने सॉन्ग तो सुना होगा, कश्मीर तुम्हें कन्याकुमारी, कुछ ऐसे करके था ना, चेन्नई एक्सप्रेस में शायद, वो आपने अगर मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की नहीं, सलमान की, चलो शाहरुख खान की थी शायद। तो उसमें वो जो सॉन्ग था वो इसी तरीके से बताया गया था कि भाई जो सबसे लंबा यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी है वो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में, तो वो वही उसके ऊपर ही वो सॉन्ग कुछ करके ऐसे बनाया गया था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, यानी सबसे दक्षिण में क्या स्थित है, यहाँ आपका कन्याकुमारी स्थित है। अगर बात करें सबसे उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, देखिए यहाँ तो आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK है, ठीक है। तो यहाँ इसकी तो हम बात अभी नहीं कर सकते जब तक कि ये हमारा वैसे तो हमारे देश का ये हिस्सा है और कभी ना कभी ये आ ही जाएगा, ठीक है, भारत की सीमा के अंदर। लेकिन अभी हम बात करके चलेंगे, यहाँ आपका स्थित है इंदिरा कोल, ये सबसे उत्तरी बिंदु है या उत्तरतम बिंदु है, ठीक है। सबसे उत्तर में भारत के क्या स्थित है, इंदिरा कोल स्थित है, इसका नाम क्या है, इंदिरा कोल स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, सबसे दक्षिण में क्या स्थित है, कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए द्वीपों का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो तब आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है, ये रहा, क्योंकि देखिए ये तो यहाँ तक आ जाता है, फिर इससे भी नीचे जाकर क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये आपका किसका आप कह सकते हैं कि ये जलीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, बिल्कुल जलीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। या ऐसा कह लीजिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि द्वीपों को मिलाकर के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा बनता है, तो तब इंदिरा पॉइंट है। क्लियर, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको बाकी देशों की स्थिति भी बता देती हूँ। जैसे हमने बचपन में MBA जाना, तो कौन कौन सा देश कहाँ स्थित है ये भी जानते हुए चलिए। यहाँ आपका क्या है, पाकिस्तान स्थित है, यहाँ आपका अफगानिस्तान स्थित है, यहाँ आपका चाइना स्थित है, यहाँ आपका नेपाल स्थित है, ठीक है। इधर यहाँ भूटान स्थित है, यहाँ ये आपका म्यांमार हो जाता है, और इधर आपका ये बांग्लादेश हो जाता है, यहाँ आपका बांग्लादेश हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपके सभी जितने भी आप कह सकते कंट्रीज़ हैं जो भारत की सीमा को टच करती है, उनके नाम मैंने आपको बताए। और ये जो सबसे नीचे आप इस तरीके से ये एक नारियल की शेप देख रहे हैं, ये ऐसी, तो ये क्या है, यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। ये हमारी सीमा को देखिए यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, इसके बीच में ये जगह है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पानी है, तो ये हमारी सीमा को टच नहीं करता है, लेकिन है हमारा पड़ोसी, बहुत सीधा पड़ोसी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इससे आगे हम बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे दोस्तों हिमालय के बारे में, ठीक है। हिमालय के बारे में जानेंगे, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हिमालय से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो चलिए जानते हैं। हिमालय की आकृति कैसी होती है, धनुषाकार होती है। तो यही लिखा है पहली लाइन में, हिमालय की आकृति धनुषाकार है और भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है क्या, हिमालय, इस तरीके से। तो इसकी ये शेप कैसी हुई, इसकी आकृति कैसी हुई, धनुषाकार आकृति हो जाती है, धनुष के आकार की इसकी आकृति है। उत्तर पश्चिम से या उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व दिशा में ये स्थित है। दोस्तों हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, केवल एक नहीं, हिमालय को हम 3 भागों में बांटेंगे। ये उसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैसा है उसकी फॉर्मेशन कैसी है, उसके अनुसार हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है महान हिमालय, ठीक है, पहला भाग क्या है, महान हिमालय। दूसरा इसका भाग होता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरा भाग क्या होगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, या शिवालिक श्रेणियाँ।
शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो ये 3 भाग होते हैं, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, अध्ययन करने के अनुसार भी और इनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय जो है इन तीनों भागों में सबसे ऊंची श्रृंखला किसकी है? महान हिमालय की है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर है। महान हिमालय की अगर बात करें, महान हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ये आपसे 2017 में पूछा गया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कितनी हाइट है? 8848 मीटर। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की क्या है? ऊंचाई है, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही सबसे पहले यहाँ पर हिमालय पर चढ़ने वाला कौन था? तो ये शेरपा तंजीनी, ठीक है, तेंजिन, शेरपा तेंजिन सबसे पहले हिमालय पर चढ़ने वाले व्यक्ति था या थी। और अगर बात करें भारतीय कौन थी सबसे पहले हिमालय पर चढ़ने वाली, तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि जिन्होंने हिमालय पर चढ़ी, हिमालय पर फतेह प्राप्त की। सबसे पहली महिला भारतीय कौन सी थी? बछेंद्री पाल। और फॉरेनर्स कौन थी जो सबसे पहले ही जिसने हिमालय पर चढ़ी थी? तो उनका नाम था शेरपा तेंजिन। ठीक है, शेरपा तेंजिन। तो महान हिमालय के बारे में जो प्रमुख बातें थी आपने जान ली है। ये सबसे ऊंची श्रृंखला है तीनों में से। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें, औसत की है ये 6000 तो, ठीक है। और महान हिमालय पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। सबसे पहले हिमालय पर चढ़ने वाली महिला शेरपा तेंजिन, और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल। उसके बाद दोस्तों 2 और जो इसके भाग है वो है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनसे इतना कुछ खास यहाँ से नहीं लगा मुझे जो आपको बताया जाए। महान हिमालय की जितनी प्रमुख चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब दोस्तों, क्या हिमालय पर्वत के हमारे जीवन में कोई लाभ भी है? क्या हिमालय भी हमारे लिए कोई लाभकारी है? ठीक है, ये आपसे 2017 में पूछा गया था, हिमालय पर्वत के लाभ बताइए। तो क्या इसके कोई लाभ है? तो देखते हैं, चलिए दोस्तों। हिमालय पर्वत के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला है, हिमालय से अनेक प्रकार की क्या प्राप्त होती है? औषधियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वहाँ पेड़ पौधे हैं और उनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती है। ये एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ क्या है? ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है हमें हिमालय से? तो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से सतवाहिनी नदियाँ निकलती है। ठीक है, जिन पर बर्फ जमी रहती है, हिमालय की उन चोटियों से क्या निकलती है? सतवाहिनी नदियाँ निकलती है, जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, और जलोढ़ सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, आप जानते हैं। ठीक है, वो कैसे बनती है कि हिमालय से जो सतवाहिनी नदियाँ निकलती है, उनमें वो मिट्टी बह कर के आती है उन मैदानों में, और जलोढ़ के मैदानों का निर्माण हो जाता है। तीसरा इसका क्या बेनिफिट है? तो भारत का सुरक्षा प्रहरी है, यानी पहरेदार है कौन? हिमालय। क्योंकि देखिए, हिमालय ना होता तो इधर बहुत सारे हिस्से पर तो अभी तक चीन कब्जा कर लिया होता, इधर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया होता। ठीक है, तो अगर हिमालय ना होता तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो सकती थी हमारे देश के लिए। तो ये हमारे देश के लिए एक सुरक्षा प्रहरी का भी काम करता है, जो विदेशी आक्रमणों से हमारी रक्षा करता है। वहीं अगर बात करें चौथा लाभ क्या है, तो अनेक प्रकार की खनिज संपदा तथा जीव जंतु और वन संपदा का विशाल भंडार होता है। अनेक प्रकार की खनिज संपदा और जीव जंतु और वन संपदा का क्या है? विशाल भंडार है हिमालय। क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया क्या क्या लाभ होते हैं हिमालय पर्वत के। एक बार फिर से देखेंगे। पहला क्या है कि हिमालय से हमें बहुत सारी अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि लकड़ियाँ प्राप्त होती है। दूसरा क्या है? वहाँ से सतवाहिनी नदियाँ निकलती है, जो कि जलोढ़ मृदा के मैदानों का निर्माण करती है। तीसरा क्या है? भारत का सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करता है, जो विदेशी आक्रमणों से हमारे देश की रक्षा करता है। और पांचवा बिंदु क्या है?
कि यहाँ से बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जीव जंतु अलग अलग तरह के, ठीक है, और वन संपदा का एक बहुत विशाल भंडार है। तो इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है। भारत की स्थिति क्या थी, एक बार भारत की स्थिति को एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये रहा हमारे भारत की स्थिति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर पूछा भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत की उत्तरी दिशा में क्या है, हिमालय, दक्षिणी दिशा में क्या है, हिंद महासागर, पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी दिशा में क्या है, अरब सागर स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3287,263 किलोमीटर। कितना है, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का 2.4% हिस्सा है, ठीक है। विश्व का 2.4% जो भूभाग है वो किसके पास है, भारत के पास है, और जिसकी वजह से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश बन जाता है। पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है, तो रशिया के पास है, ठीक है। किसके पास है, रशिया के पास है। और भारत की सीमाओं की अगर बात करें, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, जो कि द्वीपों को मिलाकर के अगर पूछ लिया जाए कुल आपसे, तब आप ये बताएंगे, ठीक है। भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को 3 भागों में हमने बांटा था, हिमालय, सिंधु और गंगा के मैदान, और तीसरा क्या था, प्रायद्वीपीय भारत। इसी के साथ हमने और क्या क्या सीखा, हमने मौसम और जलवायु के बारे में आज की क्लास में कवर किया, ठीक है। मौसम से संबंधित हमने बहुत सारी जानकारी ली कि भाई मौसम क्या होता है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, है ना। और जलवायु से संबंधित हमने जलवायु जाना, जो लंबे समय तक चलने वाली जो मौसमी दशाएं होती है उनको हमने जलवायु के नाम से जाना, क्लाइमेट के नाम से जाना, ठीक है, जो लगभग स्थायी रहती है। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में हमने यहाँ जाना था। ये कुछ कारक थे जलवायु को प्रभावित करने वाले। इनमें से 5 जो आपको आसान लगे वही आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ जो हमने बात करी थी, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, बहुत सिंपल सा चैप्टर आज आपको लग रहा होगा और आज की क्लास में बहुत मज़ा भी आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपको भूगोल पढ़ने में, तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तित होता है, ठीक है। वायु की दिशा के कारण, तापमान के कारण, वायु की गति के कारण, अपेक्षित आर्द्रता के कारण, हवा और दाब के कारण, कोहरा पड़ने के कारण, ओला पड़ने के कारण या वर्षा होने के कारण मौसम क्या होता है मौसम प्रभावित होता रहता है। तो ये सभी कैसे कारक हुए, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं, ठीक है। और जलवायु किस किस शब्द के मेल से बना है अगर पूछ लिया जाए, तो जलवायु जल जमा वायु, इन 2 शब्दों के मेल से बना है। जल का अर्थ क्या है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, और वायु का अर्थ क्या है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों को हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। इस तरह से जलवायु 2 शब्दों के मेल से बना था, जल और वायु। एक और हमने जाना था दोस्तों, जब हम जलवायु की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था यहाँ पर कि जलवायु किस शब्द से बना है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जलवायु को क्या कहा था, क्लाइमेट ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, क्लाइमा शब्द से, और जिसका अर्थ क्या था, झुकाव या ढाल। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आज की क्लास, और साथ ही साथ आपको मज़ा भी आया होगा आज की क्लास में। और भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक कवर करके रखेंगे, ठीक है। आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। और आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कोई कहीं पर आपका डाउट बचता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलिए, बाकी आपको संडे को टाइम दिया जाएगा
अगर आपको कुछ भी ऐसा है कि नोट्स बनाने में अभी दिक्कत हो रही है, ज़्यादा मटेरियल आपके पास हो जा रहा है, तो उसको आप संडे में बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि संडे में आपकी क्लास नहीं होगी। बाकी संडे में आपका क्विज डाले जाएंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। जितना आपको करा दिया गया है उसमें से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्विज होंगे जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोल करा करके वहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ क्विज टेस्ट आपका होगा और संडे में आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा और साथ ही साथ अपने नोट्स को कंप्लीट करिएगा। जितना भी आपका अभी तक छुड़ा हुआ है, आपको ज़्यादा पीडीएफ्स लग रही है तो अभी उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लेट करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप पेंडिंग में रखे हुए काम को, उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर वो आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। जितना आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे उतना आपके अंदर एनर्जी आती हुई चलेगी पॉजिटिव कि भाई हमारी तैयारी तो लगभग हो गई है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा इस सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है सिलेबस, ये मेरा बस रिवाइज करना बाकी है। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत एनर्जी मिलती है उससे पॉजिटिव, जिससे आप बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा भी कवर कर जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाकी आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।